ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बचा हुआ हमारा लेंथेनॉइड करेंगे, ठीक है, एक्टिनॉइड करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से, बट जो भी है हम लोग कर लेंगे, और कुछ मैं डीपीपी में भी दे दूंगी। ठीक है, और बाकी कुछ रिएक्शंस मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं करवाऊंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आराम से शांति से बैठना 8:30 तक, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और इसके अलावा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास की डीपीपी नहीं शेयर की थी आप लोगों को, तो आज मैं एक मर्ज पीडीएफ मतलब डीपीपी आपको शेयर करूंगी, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे अराउंड 30, ठीक है। तो उसको आराम से आप आफ्टर द टेस्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, याद है? ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यू घड़ी तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही हो, यही था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गौरव आ गया क्या? साजी आ गई, सिमरन ऋषि तो है, ठीक है। और इसकी क्या करनी थी, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी थी। एक तो सीरियम में आपको ध्यान रखना था 4f1 5d1 था, एक आपको गैडोलिनियम में याद रखना था 4f7 5d1 था, ठीक है। और 6s में तो सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, और उसके अलावा लुटेशियम में आपको ध्यान रखना था 4f14 5d1 6s2 था, ठीक है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जनरल क्या होगी बताओगे तुम मेरे को? n-2, f में 1 to 14, n-1, d में क्या है 0 to 1, है ना, या तो है ही नहीं या फिर 1 ही है, और ns2, क्या कहते हो? ठीक बात है। यस मैम। उसके अलावा मैंने ये बोला था जो लेंथेनम आपका होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक है। गेटिंग माय पॉइंट? 14 एलिमेंट्स हैं आप लोगों के। उसके अलावा कुछ लाइंस लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, मैंने सोचा मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, तो एक बार बस देख लो। लेंथेनॉइड्स आर फाउंड रेयरली ऑन अर्थ, सो दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट वो कह रहे हैं सीरियम है, नोट लेंथेनम, which we have already discussed. In these element लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, that is why these belongs to f block element. 6th पीरियड के हैं, 3rd b ग्रुप के हैं। जो इसमें प्रोमोथियम होता है ना बेटा, प्रोमोथियम ये वाला, वो क्या होता है, इज द ओनली लेंथेनॉइड विच इज सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर, बाकी सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, वैसे आया नहीं कभी पेपर में, बस ध्यान रख सकते हो तुम इसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या है, 2 बार स्लाइड कहां से, ठीक है कोई। उसके बाद बच्चों आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बताया था मैंने। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, कोई फायदा है नहीं तुम लोगों का लेट आने का, इतना जो लेट आते हो, जल्दी आया करो भाई थोड़ा। हाँ, तो मैंने कहा था ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सुपर डुपर से भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, और 2024 और 2025 में इस पे मोस्टली शिफ्ट में इस पे सवाल देखने को मिले थे। तो अब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता किसके लिए, तो बेटा क्लोराइड्स को डिटेक्शन करने के लिए, क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे सैंपल में Cl नेगेटिव प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए बहुत ही पॉपुलर टेस्ट होता है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्लोराइड लेना है वो कौन सा क्लोराइड लेना पड़ेगा मेरा बेटा, आयनिक क्लोराइड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ताकि Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाए। आप ऐसा कंपाउंड नहीं ले सकते हो जो कि कोवलेंट हो या जिसकी सोल्युबिलिटी कम हो, तो वो Cl नेगेटिव नहीं देगा। जनरली जो सिल्वर वाले कंपाउंड्स होते हैं, AgCl हो गया, लेड के क्लोराइड्स हो गए, मर्करी के क्लोराइड्स हो गए, है ना, ये जनरली जो है Cl नेगेटिव नहीं देते हैं। तो इसीलिए अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आयनिक क्लोराइड्स आप यहाँ पे लोगे, राइट, पहली चीज। दूसरा, अगर आपके सैंपल में, अभी आपको नहीं पता है कि आपके सैंपल में है Cl नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, जो आपको सैंपल मिला है उसको थोड़ा सा स्पेचुला में लोगे, टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में डालोगे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि लैब में मिल जाता है,
ठीक है। और उसके ऊपर ड्रॉप वाइज कैसे डालोगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप ड्रॉप वाइज डालोगे। तो जैसे ही ये काम करोगे आप, और अगर तुम्हारे सैंपल में क्लोराइड आयन हुआ, तो वहां पे आपको डीप रेड ऑरेंज कलर के क्या मिलेंगे, वेपर्स मिलेंगे। और वो वेपर्स किसके होंगे बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड के होंगे। तो क्रोमाइल क्लोराइड है क्या, CrO2Cl2, क्या है, CrO2Cl2। दैट इज व्हाई द टेस्ट नेम कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपके पास आयनिक क्लोराइड है, अगर आपने उसका रिएक्शन करवाया डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें डीप रेड ऑरेंज कलर के वेपर्स बनेंगे। वो पूछेंगे उसमें बता दो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो क्या तुम लोग इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, यस और नो? हाँ मैम, बखूबी, ये तो हम पहले निकाल सकते हैं, +6i। Yes, ma'am. ऑल राइट, चलो मैम, इतना काम खत्म। तो जो आपके वेपर्स बने हैं मेरा बेटा, उसको आपको पास कराना है बेसिक सॉल्यूशन से। ठीक है, आप उसमें बेस ले लो। जैसे बेसिक सॉल्यूशन से पास करोगे ना, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और वो पीला कलर किस वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, क्रोमेट की वजह से आएगा। क्रोमेट का कलर बताया था ना मैंने कल, येलो कलर होता है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लैब में क्या करते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो, तुम्हें पता तो लग गया क्लोराइड आयन है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो तुम्हारा क्रोमेट बेसिकली बना, जिसका जो येलो सोल्यूशन बना तुम्हारा, उसमें तुम क्या डाल देना, लेड एसीटेट डाल देना। क्या डाल देना, लेड एसीटेट डाल देना। लेड एसीटेट में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तभी यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर तुमने डाला लेड एसीटेट, ड्रॉप वाइज डाला, तो बड़े ही खूबसूरत कलर के क्या आते हैं, येलो प्रेसिपिटेट आते हैं। और वो येलो प्रेसिपिटेट बेटा किसकी वजह से होते हैं, लेड क्रोमेट की वजह से होते हैं। तो यानी कि क्या बातें याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है। पहला, आयनिक क्लोराइड डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डीप रेड ब्राउन कलर के, आप डीप रेड ऑरेंज कलर के वेपर्स बनेंगे। बेसिक सॉल्यूशन से पास करो, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पीला। और येलो कलर किस वजह से आया, क्रोमेट की वजह से। और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए लेड एसीटेट उसमें डाल देना ड्रॉप वाइज, तो आपका येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यस, जो तुमने सैंपल लिया हुआ था उसमें क्या प्रेजेंट है, बोलो, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जनरली यहाँ पे जो सिल्वर के कंपाउंड होते हैं, जैसे AgCl हो गया, PbCl2 हो गया, ठीक है, SnCl4 हो गया, HgCl2 हो गया, Hg2Cl2 हो गया, ये वाले कंपाउंड जनरली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। वैसे आज तक ये कभी पूछा नहीं, लिखना है तो लिख सकते हो। मेन आपको वो जो 3 रिएक्शन बताई है मैंने, वो याद होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। मेरी शक्ल दिख रही है ना तुम लोगों को, हाँ, वो याद होने चाहिए। हाँ, ये नहीं करते, मैं लिख देती हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है बच्चे आए नहीं। ठीक है, आज मैंने ग्रुप में रिमाइंडर भी नहीं डाला। ठीक है, चलूं आगे, चलिए। उसके बाद मैंने तुम लोगों को कहा था ये रिएक्शन पढ़नी है तुम लोगों को। देखो बच्चों, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में आप लोगों को रखनी पड़ेगी, बिकॉज चैप्टर की डिमांड ही वैसे है। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग एक बार ही पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे, तो कुछ कुछ रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, कभी स्कूल में वेकेंट पीरियड होता है, मान लो घर पे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उठा लो नोट्स और 2-3 पन्ने पढ़ लो। तो थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं बेटा, ये ध्यान रख लो। तो वो चीजें आप लोगों को तभी आएंगी जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे। अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करना कि एक या 2 बार में तुम्हें आ जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी थी बेटा, एक बार मैं बता देती हूँ। कुछ पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शन है, कुछ पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन है। तो अगर तुम पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं करोगे चलेगा।
अगर तुम पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां पे एक तुम्हें ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है। और तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पहले जिक्र किया है इस ग्रीन ऑयली कंपाउंड का, दैट इज योर Mn2O7, दैट इज योर Mn2O7। याद रखो, ये साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तुम्हें ध्यान नहीं भी रहेगा ना, भाड़ में जान दो, बस ये याद रखना, ग्रीन ऑयली कलर का कंपाउंड मिलेगा एंड दैट इज वेरी एक्सप्लोसिव, दैट इज वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, वो तुम्हें बिल्कुल हिंट देगा, बिल्कुल हिंट देगा कि पोटेशियम परमैग्नेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड बनाता है जो कि एक्सप्लोसिव होता है। बताओ इनमें से वो किसका नाम है, खत्म, तुम्हें लगा के आना टिक मार्क Mn2O7, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। आगे चलो। अब क्योंकि हमें वैसे ये भी पता है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर मान लो मैं उसकी रिएक्शन SO2 के साथ कराती हूँ तो क्या करेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करा देगा। यहाँ पे सल्फर +4 है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट में हो रहा है। सल्फर की यहाँ पे +6 है और खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, Mn+2 में हो रहा है। और जो Mn+2 वाला कंपाउंड होगा दैट विल बी कलरलेस। तो यानी कि जो SO2 गैस है, अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो परमैग्नेट के साथ, तो पर्पल से कौन सा कलर हो जाता है, जल्दी बोलो, कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। आगे आ जाओ। उसके बाद ये रिएक्शन मैं करवा दिया है, अगर तुम लोगों को याद हो तो लिखवा चुकी हूँ ये वाली मैं। जब आप H2O2 के साथ कराओगे तो वहां पे O2 गैस रिलीज होगी और Mn+2 में कन्वर्ट होगा। और वैसे भी ये आपको पता भी है कि बेसिकली एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। ठीक है, आगे आइए। एक ये रिएक्शन, अगर तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड है, और तुमने थोड़ा सा उसको ठंडा कर दिया है आइस बाथ पे। सुना है, कभी देखा है लैब में आइस बाथ? मैं बताऊं क्या, ऐसा होता है कटोरा सा, ठीक है, उसमें क्या होते हैं आइस। अगर तुम्हें किसी चीज को ठंडी करनी है ना, उसमें बीकर रख दो, ठीक है। तो आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है कंसंट्रेटेड और कोल्ड लेना है। अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलते हैं, ब्राइट ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और वो किसकी वजह से मिलते हैं, CrO3 की वजह से मिलते हैं। किसकी वजह से मिलते हैं, Cr क्रोमियम के ऑक्साइड की वजह से। ये दोनों भूल जाओ, ठीक है। ये 4 रिएक्शन जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर तुम मान लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हो और हॉट लेते हो, मतलब गर्म लेते हो, तो उसमें क्या होता है मेरा बेटा, उसमें आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पे क्रोमियम +3 बन रहा होता है। बेटा इसका मैंने तो देखो कभी ट्रिक से नहीं किया, और मैंने तुम लोगों के लिए ढूंढने की भी कोशिश की थी, सही बताऊं तो ट्रिक की मेरे को कहीं नहीं मिली। तो ये तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करके ही इसको याद करना पड़ेगा मेरा बेटा, ठीक है। 6 ही तो रिएक्शन है। 6th वाला देखो, एक तो ये रिएक्शन थी डाइक्रोमेट वाली, क्लोराइड आयन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड दे रही थी। अगर तुम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें बोला भी जाता है स्पेसिफिक 1 ml लेते हैं 10% हाइड्रोक्स H2O2 का, तो आपको एक डीप ब्लू कलर का मिलता है। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में उसका दिमाग ये है कि मुझे तो पक्का एक डाइक्रोमेट की रिएक्शन देनी है, तो या तो वो क्रोमाइल क्लोराइड वाली देगा या ये वाली देगा। तो जो डीप ब्लू कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें वो बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। अगर तुम ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो तो +10 आएगी, क्रोमियम तो मैक्सिमम +6 तक दिखाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये परोक्सो लिंकेज है, -1 -1 -1 -1 और -2, तो कितना हो गया, +6, ठीक है। तो 2 पर ऑक्सो लिंकेज है। टेंशन मत लो, जब आगे जाके तुम लोगों का सिलेबस भी होगा या मुझे कभी टाइम भी मिला तो मैं इसका रिवीजन क्लास लगा लूंगी, टेंशन मत लीजिए आप।
ऑर्गेनिक में तो समझने वाली कर, ऑर्गेनिक तो बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक में मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी कि तुम्हें बेटा ये देख लो रट्टा मार लो। ऑर्गेनिक में मैं 90% चीजों में तुम लोगों को बताऊंगी कि क्यों वो रिएक्शन हो रही है, राइट? ठीक है, ओके। तो अब लेंथेनॉइड्स में सबसे पहले तुम्हें उनके सिंबल पता होने चाहिए, पहली बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मैं कोई ब्लॉक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ा रही होती हूँ तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ उसके ट्रेंड से। तो यहाँ पे भी हम उसके ट्रेंड से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो मेरा बेटा अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूं तो लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिल हो रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है वो कैसा होता है? पुअर होता है। पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा सुमित? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका साइज क्या होगा? श्रिंक होगा। ये तो हमें वैसे भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जो होता है वो साइज घटता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। तो जब आप सीरियम से प्रेसोडायमियम नियोडायमियम में जाओगे तो यहाँ पे अगर तुम इस ग्राफ से देख पाओ तो देखो ना, बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज हो रहा, ऑलमोस्ट देखो ना कितना कम डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ना एक बात नहीं बताती, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं, मतलब आयंस की बात करूं, और वो भी किसमें? जब मेरे लेंथेनम जो है, जो मेरे जितने भी लेंथेनॉइड्स है वो +3 में है, तो उनकी आयनिक रेडियाई तो घटती है। मतलब अगर मैं बात करूं लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक तो वो घटती ही है, ठीक है। और उसका रीजन भी बोला हुआ है, shielding of 1 4f electron by another is less than 1 d electron by another, ठीक है। There is a fairly regular decrease in size with increase in atomic number। अब क्योंकि ये चीज लेंथेनॉइड्स में हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरा बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। और इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो हमारी 3D और क्या बोलते हैं 4D और 5D सीरीज के मेंबर हैं उनकी जो आयनिक रेडियाई होती है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। बताया था ना मैंने तुम लोगों को ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन ना एक एक्सेप्शन होती है जो एनसीईआरटी ना लिखती नहीं है, इनडायरेक्टली लिखती है बट डायरेक्टली नहीं लिखती। जो एटॉमिक रेडियाई होती है ना बेटा, उसमें ना यूरोपियम की वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू देखने को मिली एटॉमिक रेडियाई में, वैसे तो डिक्रीज होती है लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है? यूरोपियम की होती है। और अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो उसमें कोई दिक्कत है, वो घटती ही है। वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही होती है बेटा? घट रही होती है, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन का वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट आप लोग उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो साइज क्या हो रहा है वहां पे? डिक्रीज होता है। तो इसमें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट में। सिंपल सी बात है, 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से घट रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें अपने को नहीं जाना है, बस यही आप लोगों को समझ होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी बोलो फिर मैं करेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगी बेटा। हाँ जी, Yes. सुमित, शाजिया, Yes, ma'am. आरुष, प्रिंस, दोनों प्रिंस, सक्षम, अब्दुल्ला, पीरबख्श, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड। ये कौन सी करनी है? एनसीईआरटी वाली। तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे यही तुम्हें लाइंस दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले क्योंकि लेंथेनॉइड्स भी क्या है, उनके पास भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, तो लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? आपके सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और अगर एयर की प्रेजेंस में आए वो तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी ही बिगड़ जाएंगे, मतलब टार्निश हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनकी हार्डनेस भी बढ़ती जाती है, जैसे बी ब्लॉक में भी हमने देखा था। अभी आप इसमें भी देखोगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हार्डनेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है एटॉमिक नंबर की, लेकिन लेकिन लेकिन
इसमें भी एक चीज एनसीईआरटी लिखता है कि समेरियम जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। समेरियम क्या है, सबसे ज्यादा हार्ड है। समेरियम कौन, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान, समेरियम SM वो हार्ड है। ठीक है, अब इसी का ही इसने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है। वैसे तो जितने भी लेंथेनॉइड्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज है वो 1000 से 1200 का है, लेकिन जो समेरियम मेल्ट करता है वो किस पे करता है, 1623 केल्विन पे क्या करता है, मेल्ट करता है। यानी कि तुम लोग दूसरे और तीसरे पॉइंट को एक मान लो कि समेरियम इज मोर हार्ड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है तो इनके मेटेलिक स्ट्रक्चर्स होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं डेंसिटी और जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चलती है, मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट, इन्होंने एक्सेप्शन दी है यूरोपियम और यटरबियम की। ये आप छोड़ दो, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये काम की नहीं है। क्या बोल दिया मैम आपने, मैंने ये बोला कि वैसे तो डेंसिटी जो है मास के साथ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियम है उसका क्या है, एक्सेप्शन है, यूरोपियम और यटरबियम का। यहां से तुम बोल सकते हो क्या कि यूरोपियम की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा थी मैम, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो ये देखो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने बोल रखा, समझ रहे हो। और यटरबियम को साथ लिख दे, इसका कहीं रीजन नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि बहुत सारे जो ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस होते हैं, मतलब जो +3 वाली स्टेट में होते हैं, वो कलर शो करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। जैसे डी ब्लॉक में जो कलर है, मेरे को ऐसे मत देखना, ये चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो कलर जो आता है डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन की वजह से आता था, यहाँ पे जो कलर आता है वो FF ट्रांजिशन की वजह से आता है। मतलब जो F इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो FF ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ये भी ऑप्शन है कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया तो फिर वो 4 नंबर तुम्हारे जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल भी सकती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आगे, वैसे ड्यू टू FF ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर आता है। ठीक है, लिख लिया बच्चे, इसमें यही लिखा हुआ है गर्ल कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं मेटल हैं, अब मेटल हैं तो मेटल वाली प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे डी ब्लॉक के हमने मेटल मेटल बॉन्डिंग की बात की थी, उनके मेटेलिक स्ट्रक्चर की बात की थी, इनके भी मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके भी मेटेलिक लैटिस होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6th पॉइंट देखो, वो कह रहा है नीदर, हाँ इसमें रटने का कुछ नहीं है, नीदर लेंथेनम 3+ और लुटेशियम 3+ कलर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि लेंथेनम में क्या होता है, याद करो कितना होता है इसका, 57 होता है ना, जिनोन 54, 5d1 6s2। तो अगर मैं तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो बचेंगे क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे तो FF ट्रांजिशन नहीं होगी, कलर भी नहीं आएगा। ऐसे लुटेशियम 3+, इसमें से भी मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो 4f में क्या बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन, तो कलर वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी दिखाएंगे। ठीक है, बाकी दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज एनसीईआरटी दोबारा मेंशन नहीं करती है, जो गैडोलिनियम +3 होता है ना बेटा, वो कलरलेस होता है। ये क्वेश्चन अभी तक जेई में आया नहीं है। ठीक है, तो याद करना, मतलब बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। गैडोलिनियम 3+ में क्या होता है मेरा बेटा, 5d वाला और 6s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4f7 बचेगा इसमें। अब मैम इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो FF ट्रांजिशन तो होनी चाहिए थी, हाँ या ना, होनी चाहिए थी मैम, फिर क्यों नहीं हो रही। इसका रीजन ये होता है मेरा बेटा, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है ना, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर स्टेट पे जाना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गैडोलिनियम +3 क्या होता है, कलरलेस होता है। फिर मैम एक बार बताओ, Mn+2 भी कलरलेस होना चाहिए था फिर, है ना, Mn+2 में D5 है, वो भी तो हाफ फील्ड है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कभी तुम Mn+2 का कलर देखना, ठीक है, दूर से देखोगे ना कलरलेस ही दिखेगा, बहुत
लाइट पेल पिंक कलर होता है उसका, पेल पिंक कलर होता है, ठीक है। और इसके लिए स्पेशली एक बुक भी है जो कि पूरे डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक इतनी मोटी बुक है, वहां पे ये चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। बट तुम्हारे लिए वेदर इट इज मेंस और एडवांस, दीज आर द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। 7th में आओ, द लेंथेनोइड आयंस अदर देन F0 टाइप। संदीप, आई होप आपका ध्यान यहाँ है, और 2-3 बच्चे आए भी नहीं वैसे। तुषार, सुनिधि है क्या? सुनिधि, यस मैम। हाँ भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी आया करो। जो लेंथेनोइड आयंस होते हैं F0 वाले और F14 वाले, इनको छोड़ के बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। बात ठीक है ना? डायमैग्नेटिक कौन से होंगे? जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अगर तुमसे मान लो कोई भी एग्जांपल पूछे कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, बता दोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, बता दोगे क्या? पलक, मैम। आर्यन, सिमरन, गौरव, यस मैम। 27 जुलाई को इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। आगे आइए। उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म राइज, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि पैरामैग्नेटिज्म जो है सबसे ज्यादा इसमें होता है, इतना तो नहीं इतना तो वह नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर वो 8 पॉइंट बोलता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेंथेनोइड्स की, वो कितने के अराउंड होती है? 600 के अराउंड होती है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो चेंज हो गया है, बता दूंगी मैं आपको क्लास के लास्ट में। और जो सेकंड वाली है वो अराउंड 1200 होती है, ठीक है। तो इन्होंने कंपेयर किया हुआ कैल्शियम से। तो कैल्शियम के केस में भी क्या होती है, पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होता है उसमें, डबल होता है। तो उसको कैल्शियम से इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। फिर आगे एक पॉइंट लिखती है एनसीईआरटी कि इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल, जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं ना लेंथेनोइड की, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैल्शियम से उन्होंने रिलेट कर रखी है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो वो वाले एलिमेंट ज्यादातर एल्यूमिनियम की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन की हुई है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में। हम इसको दोबारा समझा। मैं बोल रही हूँ कि जो अर्ली मतलब जो स्टार्टिंग के लेंथेनोइड्स हैं, है ना, लार्ज की परी ने, उनकी जो सिमिलैरिटी है वो बताइए, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर किया कैल्शियम से। और जैसे जैसे आपका आगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर किया है एल्यूमिनियम से, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेंथेनोइड्स की बेटा जो मोस्ट कॉमन, ये क्या है, हर बात पे थम्स अप आ रहा है, अभी तो कुछ बताया भी नहीं मैंने। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो, मजे लेते हो तुम लोग मेरी क्लास में आके, है ना। फिर जब मैं लेने लग गई ना मजे, सोच में पड़ जाओगे, बता दे रही हूँ मैं। आओ इधर। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनोइड्स की, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। यानी कि 6s से 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल सकते हैं, और जब 4f से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है या 5p से निकलता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो लेंथेनोइड्स होते हैं वो उनकी मोस्ट कॉमन है। मतलब हर कोई लेंथेनोइड चाहता है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक कि वो अपने कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, +3 वाले में रहे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, वही ये बोल रहे हैं कि लेंथेनम और जो लेंथेनोइड्स हैं आप लोगों के आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज, मतलब +3 में। कभी कभी वो +2 और +4 भी दिखा देते हैं। और ध्यान रखना, +2 और +4 कोई लेंथेनोइड तभी दिखाएगा जब उसका कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? उनकी जो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। जेई में 4 बार सवाल आ चुका है। लेकिन कभी कभी वो +2 और +4 भी दिखाते हैं। उसका वो तभी दिखाएंगे जब कोई आपका लेंथेनोइड हाफ फिल्ड बन रहा हो या फिर फुल्ली फिल्ड बन रहा हो। क्लियर है? ठीक। जैसे कि सीरियम +4, सीरियम +4 में क्या है, नोबल गैस बन रही है, याद है, 4f1 5d1 6s2, निकाल दो चारों।
ऑलराइट। जैसे यूरोपियम प्लस टू, यूरोपियम प्लस टू क्या होता है 4F7, तो ऐसे मतलब है मेरा कहने का। आगे चलते हैं। दिस इरेगुलरिटी, मतलब इरेगुलर तो है ही लेंथेनोइड्स, ये किस वजह से होता है? फॉर्म फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे बोला है कि जो सीरियम +4 बनता है, वो मैंने अभी बता दिया कि क्यों फेवर कर रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम में, क्योंकि उसकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए जो मेरा सीरियम +4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ तो ये तो मत रटना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। क्यों रिड्यूस करेगा? क्योंकि वो कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाह रहा है? अपनी कॉमन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉमन कौन सी है? +3 वाली। दैट इज व्हाई सीरियम +4 बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिटिक रिएजेंट के भी रूप में इसको क्या करा जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसोडियम, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ऑक्साइड्स के साथ। मतलब MO2 अगर ऑक्साइड बन रहा है जहां पे M क्या है? परी है, मतलब परी कह रही हूँ, प्रसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, टर्बियम और डिस्प्रोसियम है, तब तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं दिखा सकते। और वैसे भी मैंने पढ़ाया भी था, जनरली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ नखरे हो जाते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहे होते हैं तो ज्यादा ही चढ़ जाते हैं सिर पे, है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं वहां पे। उसके बाद कह रहे हैं कि यूरोपियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, क्या इस चीज को जस्टिफाई कर दे हम? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, और खुद को ऑक्सीडाइज करके वो कहाँ जाएगा? बोलो, +3 में। और ऐसे ही जो यटरबियम है वो भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा +3। हाँ जी, बोलो क्या बोला मैंने? आओ एक बार दोबारा से बताओ। पहली चीज, जो अगर मैं लेंथेनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +3 इज द मोर, और कान खोल के बैठ जाओ ये वाली चीजें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप चैट में डालो, मेरे को ऐसे लगता है आधी से ज्यादा क्लास हो जाती है इस इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर में। चैट में लिखो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंथेनोइड्स की, जल्दी डालो, जल्दी डालो। यस, +3 इज द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रेट। ठीक है, उसके अलावा +2 और +4 भी दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? सीरियम +4 में दिखाता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यूरोपियम और आपका यटरबियम +2 में है, उसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। सीरियम +4 का भाई भी है टर्बियम +4। टर्बियम +4 भी क्या होता है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वो भी अपने आप को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करके +3 में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहते हैं +3 में? क्योंकि भाई लेंथेनोइड्स की वही है मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें जाएगा। अगर कोई +4 में है तो जाना चाहेगा +3 में, अगर कोई +2 में है तो जाना चाहेगा +3। दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टर्बियम हाफ फिल्ड है, टर्बियम 4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये आप मत करना बेशक, यहां तक ही कर लो। तब बिहेवियर ऑफ समेरियम इतना कोई नहीं रट सकता, और ना ही पहली बात है आपसे पूछा जाएगा पेपर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कुछ मैंने रटने के लिए नहीं बोला है, तो आप कोई भी बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कुछ भी नहीं रटेगा। समझ आ गई? जल्दी बोलो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। उसके बाद है कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके उसके कारण क्या क्या चीजें देखी गई हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें जो है हो रही हैं। देखो यहाँ पे जो पहली चीज आती है, या फिर आप इसको कंसिक्वेंसेस बोलो या फिर आप बोल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम लेंथेनॉइड्स। ठीक है,
अच्छा ओके, एक पॉइंट रह गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक पॉइंट रह गया, इसको मेंशन करो कि जो लेंथेनोइड्स हैं, लिखो यहीं पे लिख लो तुम्हारे नीचे, जो लेंथेनोइड्स हैं डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्री करोगे इस बात पे? ज्यादा दिखा तो रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं दिखा रहे। कौन कौन सी देखने को मिल रही है तुम्हें? +3, +2 और +4, उसके अलावा तो नहीं देखने को मिल रही। ऐसा क्यों है? बिकॉज लिखो, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन between 4f and 5d orbitals are large, or you can say, या मैं लिख देती हूँ, we can say 4f orbital is deeply buried का मतलब समझते हो? अंदर धसा हुआ। मतलब जो 4f और 5d है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 4f है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास पड़ता है, मतलब अंदर धसा हुआ है, वो डीपली बरीड है। आप समझ रहे हो? 5f, हाँ एक्टिनोइड्स, बट एक्टिनोइड्स तो बहुत ही छोटा है और सब बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप लोगों का 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लो। 4f जो ऑर्बिटल है वो डीपली बरीड है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ धसी हुई है कोई चीज, तो ऑब्वियस ही बात है ना 4f और 5d के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा ज्यादा होगा। तो जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई 4f electrons cannot easily participate in bond formation। बोलो, बोल सकते हो ये बात? ये भी रटने का नहीं है। जैसे आपका NS वाला आउटर मोस्ट हो गया, N-1D वाला आपका पेनल्टीमेट शेल हो गया, और जो N-2 वाला होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल हो गया। तो 4f थोड़ा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लिख लिया ये? ठीक, ऑल राइट मेरा बेटा। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? पहली लिखो, क्योंकि लेंथेनोइड्स की जो रेडियाई है वो घट रही है ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी रेडियाई में। आप समझ रहे हो? डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बहुत कम कम आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा सिमिलर सी रेडियाई है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। साइज तो घट रहा था लेकिन बहुत ज्यादा ही घट रहा है, और इतना घट रहा है कि सबकी सिमिलर सी दिख रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर तुम मान लो लेंथेनोइड्स को सेपरेट करना चाहते हो, मान लो तुम सेपरेट करना चाहते हो, मेरे को सीरियम आयन को अलग सेपरेट करना है, लुटेशियम आयन को, तो उनका सेपरेशन करना क्या हो जाता है मेरा बेटा? डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देयर इज अ डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स। क्या मैम बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग मेथड है। एक मेथड है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, एक आयन एक्सचेंज रेजिन करके मेथड होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, और भी एक दो होते हैं, सबसे पॉपुलर यही होता है, ठीक है। इसमें पूरा एपरेटस इस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है जहां पे आप लोग लेंथेनोइड्स को सेपरेट कर सकते हो। आपको बस इसमें ये याद रखना है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम लेंथेनोइड्स की सेपरेशन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। दूसरी चीज मेरा बेटा, इनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है, अगर मैं बात करूं बेसिक कैरेक्टर की, तो ये हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं लेंथेनोइड्स, जैसे लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, आपका सीरियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, अप टू सो ऑन लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास क्या सवाल आता है यहाँ पे, इसको आप अलग से लिख लो।
यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर का क्या होगा, तो तुम मेरे को बता सकते हो लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर क्या होना चाहिए? हाँ हाँ बोला, सही बोला तुम लोगों ने, बिल्कुल सही बोला, बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सोचो, OH नेगेटिव छोटा है, लेंथनम भी देखा जाए लेंथनम बड़ा है। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे जैसे आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो बड़ा छोटा बॉन्ड वीक, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो लेंथनम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से OH आसानी से क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है, एज कंपेयर टू अगर मैं लुटेशियम की बात करूं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ये लिख लो, एनसीईआरटी में नहीं है, ये लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन इससे सवाल पूछा गया है पहले पेपर में। ठीक है, तो इनकी बेसिसिटी जो होती है लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, दूसरा तीसरा तो मैंने बता ही दिया कि 4F और 5D की आपकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो सिमिलर होती है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन डी ब्लॉक में, है ना। मोलिब्डेनम टंगस्टन की बराबर होती है ना। सिल्वर गोल्ड की बराबर होती है, जिरकोनियम होफ्नियम की, पैलेडियम प्लेटिनम की। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी। ठीक है, ये वाला काम तुम कर लोगे? यूज पढ़ रहे हैं, आता नहीं है, इसमें से सवाल नहीं आता, जस्ट रीड। लैंथेनॉइड्स के यूज हमारे लिए मिस यूज है। पढ़ाई पे ध्यान दो राहुल, ठीक है। ये हाँ, बस वही पढ़ना है आपको। एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक तो आपकी 4D और 5D सीरीज की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सिमिलर होती है, दूसरा आपका वो है सेपरेशन उसका डिफिकल्ट होता है। मेन यही दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके। ये रीड कर लेना, यहाँ से सवाल नहीं आता है, ठीक है। बस कभी कभी वो मिक्स्ड मेटल एलओए के बारे में पूछ लेता है कि जो आपका मिक्स्ड मेटल एक नाम दिया है इन्होंने एलओए को, उसमें क्या क्या होता है। तो बस वही बोला है, आयरन 5% होता है, लेंथेनॉइड वाले मेटल 95% होते हैं, और कुछ ट्रेसेस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जो मैग्नीशियम बेस्ड एलओए होते हैं उनको बुलेट शेल, लाइटर, फ्लिंट के लिए यूज किया जाता है ना। तो बस सिर्फ पढ़ लेना, रीड करना है तुम्हें, इसको लेके सर पे बोझ मत बनाना, ठीक है। मिक्स मेटल से क्वेश्चन है। क्या कर दूं? मिक्स मेटल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आ सकता है कृतिका, बट चांसेस है 1% आने के। तुम पहले वो कर लो भाई, जो इतने 6 दिन में मैंने कराए, इसको बाद में रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लेंथेनॉइड्स की रिएक्शंस। लेंथेनॉइड्स की रिएक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था इनकी रिएक्टिविटी को किससे कंपेयर किया गया मेरा बेटा? एल्यूमिनियम से किया गया है ना, और कैल्शियम से। तो जैसे उनकी रिएक्शंस होती है वैसे इनकी भी रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो आप लेंथेनॉइड्स को एसिड्स के साथ ट्रीट कराओगे तो H2 गैस रिलीज होगी, है ना। ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं। ध्यान रखना लेंथेनॉइड्स की, क्योंकि लेंथेनॉइड्स की +3 ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो तुम्हें यहाँ पे +3 में आपको दिख रहे हैं। हेलोजन के साथ LnX3, वाटर के साथ ये मैंने बता ही दिया हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, कार्बन के साथ कार्बाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड क्या होता है? ये होता है, ठीक है। सल्फर के साथ सल्फाइड बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? देखो एक बार, गर्व, ठीक है। गौरव पाल, यस मैम। कुछ और, आई होप तुम लोग कुछ और काम नहीं कर रहे हो, ठीक। नाम लू क्या किसी का? हाँ जी, हो गया। पलक, ठीक है। सुनिधि, सादिया, गर्व, सिमरन, यस मैम। श्रुति, पीरबक्श, रिया, मनीषा, आदर्श, आदर्श, मैम। स्मृति का। अच्छा Yes, ये ma'am. बताओ, अच्छा चलो ये बताओ, पी ब्लॉक पढ़ लिया सबने? मैम आखिरी का 18वां बचा हुआ है, 18वां ग्रुप। ठीक है, और बाकी बच्चे बताओ, कर लिया पी ब्लॉक? प्रिंस हो गया? यस मैम।
मैम थोड़ा रट, ये देखो रटना बाकी है। ठीक है, देखना तुम लोगों का कल बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा, कर दी मैंने भविष्यवाणी, ठीक है, एंड मार्क माई वर्ड्स, जाएगा अच्छा। मैंने एक बार टेम्पल रिएक्शन सिखा दी। बता देती हूँ। हाँ सच में अच्छा जाएगा, तुम देख लेना, बस गूगल से ना देखना, गूगल से देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही जाएगा, तो अगर अपनी मेहनत से भी करोगे तो अच्छा ही जाएगा, क्योंकि टेस्ट मैम मुश्किल कई बार चीटिंग करके भी नहीं आते नंबर। ओ भाई साहब, फिर तो तुम चीटिंग भी सीखनी पड़ेगी तुम लोगों को करने। चलो आओ। यहाँ पे बेटा रिएक्शंस में क्या है, जो आपके ऑक्साइड्स बनेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना लैंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन +3 है, तो जितने भी आपने रिएक्शंस देख रहे हो, और क्योंकि मेटलिक वाली प्रॉपर्टीज है, तो जैसे अपने एल्कली अल्कलाइन मेटल्स थे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वो H2 गैस रिलीज करते थे, ये भी करेंगे। हेलोजन के साथ ये क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे। वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और देखो सब में लैंथेनॉइड्स की +3 है। कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाएंगे, बस। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ये कभी नहीं आया जेई में, आया ही नहीं ये क्वेश्चन कभी भी, ठीक है। और अगर आना हुआ तो सिंपल क्वेश्चन ही देंगे, मैं अभी आप लोगों को एक दिखा दूंगी, जो आप लोगों के लाइक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, कैसे पूछा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर तुम लोग उस चीज को करोगे नहीं, इसलिए मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि वो जेई में आएगा नहीं, मैं ये बोल देती हूँ लेस इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप अपना फाइनल रिवीजन करेंगे जेई के पॉइंट पे, तो आप इन चीजों को इग्नोर करके मेन चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं हम एक्टिनोइड्स पे। एक्टिनोइड्स क्या है, देखो एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री ना लैंथेनोइड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करता। एंड इस ये भी एक रीजन है क्योंकि सारे के सारे एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा इसलिए भी केमिस्ट्री में इसकी बात नहीं होती है। और इवन जेई की भी अगर मैं बात करूं, एडवांस में तो कभी आया ही नहीं क्वेश्चन, मेंस की भी बात करूं तो एक्टिनोइड्स पे बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे पूछा गया है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। बट हम एटलीस्ट उतनी बातें तो जरूर पढ़ लेंगे बेटा जितनी आपको एनसीईआरटी में गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है आपका थोरियम से लेकर, अच्छा हाँ इसकी मेरे को ट्रिक भी बतानी है, मैं बता देती हूँ, पहले वही बता देती हूँ आज। तो बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो 5f में होता है मेरा बेटा, ठीक है। एक्टिनियम इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक आपके 5f के एलिमेंट्स हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ लिख के, फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। इसके भी आपको सिंबल ही याद रखने हैं, और ये ट्रिक थोड़ी सी ज्यादा आसान है, चलो अच्छी ट्रिक है, आओ। थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, हो गई याद, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, ठीक है। बस ये इतना ही बनेगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। आगे आओ, पुराने पुराने आम, आम यानी वही मैंगो, कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, हो जाएगा, पुराने आम कम बिकेंगे। प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, साइंटिस्ट के नाम पे, जगहों के नाम पे नाम दिए हुए इनके। फिर है कॉफी, कॉफी ऐसे फरमाओ, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम मैडम नूडल्स ला रही हैं, ला रही हैं, मैडम नूडल्स ला रही हैं। फिर से आओ, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, THPAUNP, पुराने आम PUAM, कम बिकेंगे CMBK, कॉफी ऐसे फरमाओ CFESFM, मैडम MD नूडल्स ला रही हैं NO और LR। LR इज योर लास्ट एलिमेंट विच इज योर लोरेंशियम, ठीक है। MD इज मेंडलीवियम, नोबिलियम,
ठीक है, FM इज फर्मियम। नाम याद नहीं होंगे चलेगा, सिंबल थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो 10 सेकंड 20 सेकंड दे रही हूँ, एक बार कर लो। मैम क्या जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं? क्या? लेंथेनॉइड्स नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं उसके कैटलिस्ट। मेन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही ट्रांजिशन मेटल्स ही आपको दिखते हैं कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, और इसकी कैटलिस्ट की कोई बात भी नहीं करी हुई कहीं पे, तो डोंट वरी, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ऑल राइट, हो जाएगा ये। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स ला रही है। ठीक है, चलिए आइए, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है मेरा बेटा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जितने भी एक्टिनोइड्स है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट थोरियम है, एक्टिनियम नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, 7th पीरियड के मेंबर हैं। जो पहले तीन है, थोरियम, पहलवान मतलब प्रोएक्टियम, यूरेनियम, वो नेचर में मिलते हैं, बाकी सारे सिंथेटिक है। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला गया है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोले गए हैं। क्यों नेट क्यों खत्म हो गया? पता नहीं मैम, आज पैसा नहीं कैसे हो गया है, रोज तो होता नहीं था। अच्छा, कोई नहीं, देख लो 2-4 मिनट, वरना फिर रहने दो, मतलब रहने दो क्लास। सुन लूंगा मैम वैसे। ठीक है, ट्रांस यूरेन मतलब यूरेनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेप्टूनियम से लेकर आगे लोरेंशियम तक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर उन्होंने बोल रखा है कि ये हैवियर देन होते हैं यूरेनियम से। ठीक है, और वो यूरेनियम से ही बनते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। नहीं भी इसको पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हाँ बस ये याद रख लेना ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोला गया है। अब आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आई है जेई में, जिसमें से उन्होंने पूछा है एग्जाम में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसकी एक्टिनोइड्स की, क्योंकि मैंने अभी बोला केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखेगा, बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, मतलब आपको दिखेगा जो आप सोच रहे हो ना वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जनरली फिल नहीं होती है, तभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बच्चे इसको पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, इधर आना एक बार। एक्टिनियम आपका क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अब यहाँ पे देखो 89 है, तो मतलब 86 कौन सी वाली नोबल गैस का होता है? बताओ मेरे को। रेडॉन। तो उसके बाद किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 5f में, 60 में और 7s में भरेंगे। ठीक है जी, तो एक्टिनियम क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है मेरा बेटा, तो 60 में एक आएगा, 7, और सबसे अच्छी बात यह 7s में हर जगह दो ही भरे हुए हैं, जैसे लेंथेनॉइड्स में थे। क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये एफ में नहीं भरता है। लेकिन बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली यहाँ ये बात है, थोरियम में ना बहुत ज्यादा, अगर तुम कभी गूगल पे भी या किसी बुक्स में भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी क्लैरिटी नहीं दे रखी कि थोरियम की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। क्योंकि जो पहले की बुक्स थी ना, उसमें 4f में वो भर देते थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो आपके पास एनसीईआरटी है वहां पे आप देखोगे तो उन्होंने f में ना भर के किस में भर रखा है? 6d में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग कर रखी है, देख रहे हो? 6d में इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे फिलिंग कर रखी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रेड मार्क इसलिए किया है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 6d2 में होता है। फिर उसके बाद ये जो प्रोटेक्टिनियम है, अब इसमें क्या होता है? 5f में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, 6d में 1 होता है, और 6d में बेटा भरता रहता है, मतलब 6d में, इसमें प्रोटेक्टिनियम में, यूरेनियम में, नेप्टूनियम तक 6d में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्सेप्ट थोरियम। मेरी मैम ने इसको कैसे सिखाया था मुझे याद है, वो ये बताती थी
कि एक्टिनियम से चालू हुए, नेपट्यूनियम तक गए और प्लूटोनियम में डी में 0, जैसे हम नहीं बोलते ऊपर से नीचे पू, ऐसे करके मैंने सीखा था इसको, मतलब जैसे जैसे पू पे आते जाओगे ना वहां पे डी में क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो नेपट्यूनियम तक 60 में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्लूटोनियम में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमेरिकियम में 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्यूरियम में क्योंकि 7 हाफ फिल्ड होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन 60 में चला जाएगा, जैसे लेंथेनम में बोला था। फिर बर्केलियम में सिंपल 9, कैलिफोर्नियम में 10, आइंस्टीयम में 11, फर्मियम में 12, मेंडलीवियम में 13, नोबलियम में 14, लोरेंशियम में क्योंकि मैक्सिमम 14 ही भर सकते हो तो एक कहाँ पे चला जाएगा मेरा बेटा, 60 में चला जाएगा। तो यानी कि इसमें कौन कौन सी जिनको मैं लाल करना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन से मेरा बेटा, एक तो थोरियम है, थोड़े पहलवान भी है, उनसे निपटेंगे ये भी है, ठीक है। और बस इतना आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाकी तो कर लोगे आप। तो 4 एलिमेंट तुम्हें ध्यान रखना है, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, ठीक है। बस यही करना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना तुम्हें। सोच रहे होगे मैम ये क्या है, ये तो सबसे हमारा दिमाग का दही करने वाला चैप्टर है, हम तो क्या करेंगे। मैं जितने भी साल हो गए ना मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मोस्टली बच्चे मेरे को ये नहीं कहते फिजिकल डिफिकल्ट है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट, ये कहते हैं मैम डीएनएफ फ्लो गंदा है। जो मेरा पिछला बैच था ना उसमें उन्होंने मेरे से 4 बार चैप्टर रिवाइज करवाया है ये वाला, क्योंकि कोई नहीं, हम एक ज्यादा बार करवा लेंगे। अच्छा तुम 5 बार करवा लोगे क्या, कोई नहीं करवा दूंगे मैम। एज ए टीचर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है इस चैप्टर को पढ़ाना ठीक है। तो एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, कॉफी पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता नूडल्स ला रही है, ठीक है। तो एक्टिनियम में 61 7s2, थोरियम में याद रखना 62, प्रोटेक्टियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यूरेनियम में भी, नेपच्यूनियम तक जैसे प्लू पे आओगे तो डी में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस खत्म ही है ऑलमोस्ट चैप्टर तो। नहीं मतलब ऑलमोस्ट खत्म है चैप्टर, कुछ ज्यादा बात बताने को नहीं है अब। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इसमें भी डिक्रीज होती है बेटा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें भी क्योंकि 5F का भी क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। रीजन इज आपका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है मेरा बेटा कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी या फिर एक्टिनोइड, कोई मुझे बताएगा सोच के। मैम लेंथेनोइड ज्यादा होगी, क्यों होगी, सोच समझ के बोल रहे होगे ना, तुक्का तो नहीं मार रहे। जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होगा या फिर लेंथेनोइड का। हाँ लेंथेनोइड डीपली बरीड है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। और जो 4F है मेरा बेटा वो डीपली बरीड है, वो थोड़ा हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के पास है, लेकिन 5F तो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में। तो 5F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर होता है, इससे 4F से भी, जिसकी वजह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से ड्यू टू मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स।
बस तुम्हें 10-1 मिनट में छोड़ दूंगी मैं, ठीक है, मतलब 10-15 मिनट। लिख लिया? रिया लिख लिया क्या? सुमित? Yes. हर्षित? आरुष? यस मैम। Yes, ma'am. सुमित हो क्या क्लास में? यस मैम। मैं तो सोच रही हूँ कि एक दिल्ली में भी क्यों ना 1 हफ्ते का कैंप लगा दिया जाए, क्या कहते हो? हैं? हम दिल्ली वालों को शिमला ले चलो। हाँ, हम दिल्ली वालों को भी शिमला ले चलो। मैं तो मना ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो कह दूंगी अभिषेक सर को, तुम लोग कह देना ऑफलाइन टेस्ट में आओगे जब, तो मैं भी कह दूंगी कि इनको भी बुला लो शिमला, सबको पकड़ के खींचेंगे फिर, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है? यस right. मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, अगर तुम नोटिस कर पाओ तो जो एक्टिनोइड्स है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहे हैं एज कंपेयर टू लेंथेनोइड्स, है ना? ऐसा क्यों है पहले तो यही समझो। एक्टिनोइड्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द एनर्जी difference between 5F and 60, 5F and 60 is small, तो इसकी वजह से जो 5F के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं मेरा बेटा? पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोन फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से तुम्हें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ देखने को मिल रही है, देखना एक बार, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम में। तो तुमसे बस यही पूछेगा, बताओ इनमें से किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो किसकी है? नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम की। और वो पूछेगा बताओ भाई एक्टिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? तो सिर्फ एक्टिनियम की, वैसे तो और भी है लेकिन एक्टिनियम ज्यादा पॉपुलर एग्जाम में, तो एक्टिनियम का ध्यान रखना, वो सिर्फ +3 दिखाता है, ठीक है? और जो बाकी आगे वाले एलिमेंट है जैसे अमेरिकियम से लेकर लोरेंशियम तक, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कम हो रही है। तो मैम हमें क्या याद रखना है? तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है व्हाई एक्टिनोइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा तुम्हें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्टिनियम आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है क्या? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद लिखो, पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड्स। ये भी क्या होता है? सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका, ठीक है? इनमें भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +3 होती है, ठीक है? और इनके भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कलर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड्स आर colored due to FF ट्रांजिशन। हाँ, और एक चीज याद रखना कि जो ये FF, ध्यान से सुनना, मैंने शायद उसमें बताया नहीं तुम लोगों को, एक मिनट, हाँ ये वाली लाइन यहाँ पे 6 पॉइंट, जो FF ट्रांजिशन में जो आपके बैंड्स आते हैं ना मेरा बेटा, एब्जॉर्प्शन जो बैंड्स आते हैं ट्रांजिशन, बेसिकली आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हो, तो जो FF ट्रांजिशन की वजह से बैंड्स आते हैं ना वो नैरो बैंड्स होते हैं। नैरो मतलब देख रहे हो ना ऐसे, और शार्प,
और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं ऐसे ब्रॉड बैंड्स आते हैं। ऐसे तुम इसको बोर्ड समझा भी सकते हो, क्योंकि एफ वाले क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, तो उनपे बाहर के जो इन्वायरमेंट में चीजें हो रही है वो उसको इफेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से नैरो बैंड्स आते हैं। जबकि डी ब्लॉक क्या होते हैं, थोड़े से एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो काफी बाहर की चीजें लाइक लिगेंड्स हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए, वो इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो भी उनका इंटरफेरेंस आने की वजह से उनके बैंड क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ये अभी तक जेई में सवाल नहीं आया बेटा, नीट में आ चुका है, और नीट में भी टीचर्स भी हैरान हो गए, अरे ये कैसे सवाल आ गया, लेकिन ये एनसीईआरटी भी लिखती है। However, absorption bands are narrow probability because of excitation within F level। अभी तक तुम्हारा नहीं आया, जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए थे ना लेंथेनॉइड्स के, सब में क्वेश्चन आ चुका है जेई में, इस पे अभी तक नहीं आया है। और मैं बता दे रही हूँ 2024 में ऐसा हुआ था कि नीट के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं आपके जेई में आए थे। अब ये नहीं कि तुम लोग नीट के सवाल भी करोगे, नहीं, वो हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे 2026 में क्या हो, देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो फुल्ली फिल्ड होंगे या जो F0 वाले होंगे, जैसे आपका एक्टिनियम +3 हो गया मेरा बेटा, लिखना चाहो लिख लो। एक्टिनियम +3 आपका कलरलेस है ना। थोरियम +4 क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोरियम +4 कलरलेस हो जाएगा। तो जिसमें आप लोगों के क्या है, F0 वाले हैं, F7 वाले हैं या F14 वाले हैं, ये क्या होंगे आपके कलरलेस। लिख लिया। और लिख लो, क्योंकि इनकी भी मेटेलिक वाली प्रॉपर्टीज हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, they are electropositive in nature and highly reactive metals। क्योंकि इनकी देखो ना प्रॉपर्टीज किससे कंपेयर की गई हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो वो भी रिएक्टिव है, तो ये भी रिएक्टिव है। और ये लिखो, जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं ना, एनसीईआरटी बोलती है एक्टिनोइड्स हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन लैंथेनोइड्स। ऐसा क्यों है, बिकॉज 5F ऑर्बिटल इज लेस पेनिट्रेटिंग, बोल सकती हूँ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना कंपैरेटिवली आसान होगा। क्या कहते हो? चलो ठीक है, और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, चैप्टर खत्म हो चुका है, बस अब यूजेस है। चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगी। अब इनके यूजेस मैम इम्पोर्टेंट है क्या? वैसे यूजेस मैं ऑलरेडी सारे बता चुकी हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे कौन कौन से लिखे हुए हैं। जैसे आपका जो टाइटेनियम का ऑक्साइड है वो डाई बनाने के लिए यूज होता है, पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। MnO2 आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, बैटरी सेल्स में यूज होता है ना। उसके अलावा निकल और कैडमियम भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो आप लोगों के क्या बोलते हैं ग्रुप 11 के एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो कॉइन में यूज होते हैं, कॉइन प्रोड्यूस करने में, उनको हम कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सिल्वर यूके कॉइन्स होते हैं वो कॉपर और निकल के अलॉय होते हैं। शायद मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, उसमें कोई बच्चा बोल रहा था मैम सिल्वर यूके कॉइन्स भी है, तो वो यहीं से ही पूछा था सवाल, ठीक है। कॉपर निकल अलॉय होते हैं। वेनेडियम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 जब आप कराते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट होता है, किसके लिए? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट था, याद करो। पॉलीथाइलिन के लिए, पॉलीथीन बनाने के लिए हम इस कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। आयरन के कैटलिस्ट हम हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं, है ना।
निकल के कैटलिस्ट तुम 10th में पढ़ते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। उसके अलावा जो PdCl2 होता है तुम्हारा, ये भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और किसमें यूज होता है, जब इथाइन से इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम बेकर प्रोसेस बोलते हैं, तो उसमें PdCl2 का यूज होता है। जो हमारे पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, AGBR यूज करते थे, AGBR लगाते थे फिल्म पे, और लाइट जब पड़ती थी उस पे AGBR पे, तो वो इमेज में कन्वर्ट कर देता था उसको, तो AGBR यूज करते हैं हम, जो पहले टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसके लिए। तो ये याद करना है, इसमें बहुत कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम AuCl3 भी यूज होता है क्या फोटोग्राफी के लिए? AGBR यूज होता है, AuCl4 मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, तुम भी देख सकते हो। मैम DPP में एक क्वेश्चन था ना उस Cl3 के साथ AgCl MCl3 का, तो उसमें ऑप्शन लेकिन वो ये वाला फोटोग्राफी वाला सवाल था वो कुछ। यस मैम। अच्छा, मेरे को एक बार भेज देना कौन सा था, फोटोग्राफी वाला था क्या, ठीक है, क्योंकि मेरे को वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लाइक इन जो ये समझने वाली चीजें नहीं, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा उसमें। भेज देना मेरे को कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लेकिन AGBR जरूर आप लोग याद रखेंगे, फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग सभी बच्चे, हैंड रेज कर लीजिएगा जिसका जिसका होता जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया इसमें, बताओ ठीक है क्या ये? यस, साजिया आप बताओ, ठीक है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? A option. ओके, सिमरन कौन सा ऑप्शन आएगा? मैम बी। भी। आपको ये बोला है रेडियो एक्टिव होते हैं, दिस इज ट्रू, और ये बोला है कि एकोमोडेट कर रहा है 5F में, तो ये ठीक है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ हुई? यस मैम। ना रेडियो एक्टिव नेचर है, इसलिए थोड़ी ना 5F में सब वो क्या बोलते हैं फिल हो रहे हैं, एफ्लोक एलिमेंट है, इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 5F में जा रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिए, एक्सप्लेनेशन क्या है? बता तो रही हूँ, अगर आपका ये लिखा आता कि एफ्लोक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में जा रहा है, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। ये वाला करो, 6th वाला। और अगर रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है तो फिर उनको रेडियो एक्टिव से रिलेटेड वहां पे कुछ आप लोगों को रीजन में देना था, देन आपका फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। गैडोलिनियम में 4F7 5D1 6S2 होता है, तो बताओ भाई इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? क्या आएगा रिया? मैम A ऑप्शन। कौन से फॉर्मूले से निकाला बेटा? गौरव यस मैम। बताओ। मैम ये आएगा, वो फॉर्मूला है मैम, √n × n+2। वेरी, ठीक है, तो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √63 आएगा। 7th वाला करिए। मैम 6th में हम D के इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। क्या?
मैम 6th में हम डी के इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों नहीं करते? क्वेश्चन पढ़ो पूरी तरह से अब्दुल्ला। गैडोलिनियम +3 पूछा है तो निकल नहीं जाएंगे 2 Okay, ma'am. 6s Okay. वाले और एक 5d वाला। ये वाला करो, नीचे वाला इस टाइप से आ सकता है अगर कोई रिएक्शन वाला सवाल आया तो। मैं फिर बोल रही हूँ इस चैप्टर की तुम्हें मास्टरी नहीं करनी, जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी पार्ट। मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं तो इतना उलझ जाओगे ना, वैसे भी तुम्हें वैसे भी बहुत रटा हुआ लग रहा है ये चैप्टर, और जाओगे डेप्थ में तो बहुत जा सकते हो। बड़े रिसर्च आर्टिकल पढ़े इन चीजों पे, पढ़ सकते हो फ्री टाइम में। बताओ भाई क्या होगा ऑप्शन? सी। C. सी B option. ये कैसे होगा? मैम एक्स बी पूछा है ना, B option. हाँ। इसमें तो ये बनेगा, Y में Ln2O3 बनेगा और इसमें H2 गैस रिलीज होगी। बी हो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये करिए बेटा। कर्व इधर इधर, बताओ क्या होगा? गर्व ही बताएगा, है क्या गर्व क्लास में? हाँ गर्व बताओ, क्यों लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एक्टिनोइड्स? बोलो, माइक अनम्यूट करिए, बोल दो। ऑप्शन बोलो। लोअर आंसर। आर्यन आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। यस, 5F और 60 इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से 5F के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि 4F वाले डीपली बरीड होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला करिए। इसमें मोर देन 2 है, पता नहीं इसमें मिसप्रिंट है क्या है, क्योंकि जेई का है तो एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर इसका करेक्ट था, बट इसमें मेरे को 2 आंसर दिखाई दे रहे। मॉड्यूल में थोड़ा सा वो होगा, इसमें कुछ गड़बड़। प्रिंस बताओ बेटा। मैम ऑप्शन बी एंड डी। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद को रिड्यूस करेगा, तो कौन करेगा? एक तो सीरियम +4 करेगा, +3 में जाना चाहेगा वो, और टर्बियम भी +3 में जाना चाहेगा, सी एंड ठीक है। +2 नहीं होगा, सीरियम या तो +3 में तुम्हें मिलेगा या +4 में मिलेगा, ठीक है। ओके ऑल राइट, ये वाला बताओ, इनमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है? करिए। हो गया, बताओ आंसर बताओ बच्चों। B. बी। नहीं डी कैसे आएगा, क्या नाम है? B. ए क्यों आएगा? ए भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा। हाँ, लुटेशियम B. +3 में 4F14 होता है,
बट यूरोपियम आपका +2 ये होता है बच्चों, 4f7, और +3 क्या हो जाएगा, एक और यहाँ से निकल जाएगा तो वो 4f6 बन जाएगा, है ना। तो अनपेड तो है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। सीरियम +4 में नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन आपका, क्योंकि सीरियम में क्या होता है बेटा, 4f1 5d1 6s2, तो ये चारों निकल जाते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ऐसे लेंथेनम आपका 57 होता है। देखो हालांकि लेंथेनम इज नॉट योर वो क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड, बट वो उसके साथ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो लेंथेनम की बात करूं तो 57 होता है, तो इसमें क्या होता है आपका 5d1 6s2, तो ये भी निकल जाएंगे, तो फिर ट्रिनोन वाली नोबल गैस एक्वायर कर लेगा। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नियोडाइनियम +3 में भी होगा, यूरोपियम +3 में भी होगा, तो आपको दोनों का देखना है, दोनों में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों डी एंड एफ लोग एलिमेंट्स। तो आई नो थोड़ा सा है याद करने का बच्चों, तो प्लीज इसको थोड़ा सा, अब तुम्हारा क्योंकि 27 जुलाई को पेपर भी है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा ही आप पढ़ोगे, एक ही चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ज्यादा पढ़ोगे तो आपको अपने आप हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को एक डीपीपी शेयर कर दूंगी, बट मेक श्योर आप लोग जो डीपीपी सोल्व करते हैं उससे पहले आप जरूर अपने क्लास नोट्स रिवाइज करो, वरना डायरेक्ट डीपीपी सोल्व करोगे फिर तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, फिर देन यू विल टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, ठीक है। अगर मैम पी ब्लॉक अच्छे से नहीं हुआ है तो बेटा नहीं हुआ है तो नंबर नहीं आएंगे। अब मैंने बोला टेस्ट अच्छा होगा तो इसका मतलब ऐसा, मतलब कहने का मतलब था जिसने पढ़ाई की है, जिसने ढंग से सिर्फ क्लास नोट्स भी पढ़े हैं, तो उसका हो जाएगा काम, ठीक है। आप मेन चीजें करो ना। देखो अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है पी ब्लॉक में, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हैलोजन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, ऐसी वाली चीजें कर लो। नोबल गैस के बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, ठीक है। और जो आप लोगों को बताया था नाइट्रोजन कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो जो मैंने क्लास नोट्स में आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें वहां पे मार्क करवाई हैं, तो वो रिवाइज करके चले जाओ। वैसे तो कर लेना चाहिए था, आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया। 2 ही सब्जेक्ट का टेस्ट है ना इस हफ्ते, ठीक है। हाँ आर्यन, मैं ये कह रही थी बेटा, क्योंकि अभी बीच में एक मेजर टेस्ट का डेट चेंज हुआ था ना, तो जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो शिफ्ट हो गया, 27 अगस्त को हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आपको बता दिया जाएगा, बट 27 जुलाई को आप लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट होगा, कल आप लोगों का पी ब्लॉक का टेस्ट है, ठीक है। और तुमने नोटिस किया होगा इस हफ्ते मैंने तुम लोगों को बिल्कुल भी टीपीपी के लिए परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ज्यादा बोलूंगी तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे क्या चल रहा है जिंदगी में। लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा सा दोबारा से परेशान करने लगूंगी, ठीक है, जिसकी मेरे को नहीं मिलेगी, ठीक है। गौरव सोच रहा होगा मैम तो मेरे को डेली बोलती है तो मुझे तो क्या ही रिलैक्सेशन है, ठीक है। गौरव ट्राई करो मंडे से दे दो तुम